हर वो फिनोमिना, काम या एक्टिविटी जो हमारी लाइफ में कभी कभार होती है उसको लेके हम काफी पुरजोश होते हैं। उनमें से एक वॉर भी है। वॉर का सुनते ही आमतौर पे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं जैसे बड़ा कोई फैसिनेटिंग इवेंट हो रहा हो, लेकिन इसकी हकीकत जाननी हो तो उन लोगों से पूछिए जिन्होंने वॉर में अपने प्यारों को खोया है या जो अभी वॉर जोन में है। मुहज़्ज़ब दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता जो वॉर करना चाहता हो, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि जंग से हमेशा नुकसान होता है। इससे ना सिर्फ अगलों का नुकसान होगा जिनके ऊपर हम जंग मुसल्लत कर रहे हैं, बल्कि हमारा अपना भी नुकसान होगा। जिन लोगों ने इस इवेंट को फॉलो किया है उनको आइडिया होगा कि ये लड़ाई स्टार्ट होने से पहले पूरी दुनिया कोशिश कर रही थी कि ये लड़ाई ना हो और डायलॉग से मामला सॉल्व हो। ये जंग शुरू करने से पहले रशिया ने कुछ शर्तें रखी थी कि अगर वो मान ली जाए तो हम जंग स्टार्ट नहीं करेंगे, और वो शर्तें यूक्रेन से नहीं बल्कि यूएस और नाटो से थी। इसमें यूक्रेन तो बस एस्केप गोट है। इसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। रशिया यूक्रेन यूएसएसआर हुआ करता था, बट 1991 के बाद ये एक अलग मुल्क बन गए, लेकिन इन दोनों का कल्चर ऑलमोस्ट सेम है। यूक्रेन में काफी पॉपुलेशन प्रो रशिया थी और इनके काफी फ्रेंडली रिलेशन थे। फिर 2013-14 में एक ऐसा इवेंट हुआ जिससे ये फ्रेंडली रिलेशन काफी इफेक्ट हुए। 2013 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर विक्टर को यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की ऑफर की गई। उन्होंने इसको मना कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन में काफी स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट हुए, जिसके नतीजे में प्रेसिडेंट को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद आने वाले प्रेसिडेंट इतने प्रो रशियन नहीं रहे। ये वो टाइम था जब यूक्रेन रशिया की इन्फ्लुएंस से निकल के यूरोपियन इन्फ्लुएंस में जाने लगा, जबकि दूसरी साइड पे रशियन चाहते थे कि यूक्रेन यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को ज्वाइन करे, लेकिन यूक्रेन ने उसको भी मना कर दिया। इसके बाद असल प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट शो किया। नेटो में तकरीबन 30 कंट्रीज हैं और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई थी। बज़ाहिर तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पीस मेंटेन करना है, लेकिन असल पर्पस यूएसएसआर को कंट्रोल करना है। यूएस ने काफी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को इसका हिस्सा बनाया हुआ है जो कि इसकी गाइडलाइंस को फॉलो भी नहीं करते, और उसने अपने मिसाइल्स डिप्लॉय किए हुए हैं जो कि रशियन बॉर्डर के करीब हैं। सो रशियन का कंसर्न इस लिहाज से वैलिड है कि यूएस रशियन बॉर्डर्स पे अपने वेपन्स डिप्लॉय कर रहा है। ये वैसे किसी मुल्क को भी गवारा नहीं करेगा कि उसके बॉर्डर पे कोई अपने वेपन डिप्लॉय करे। फॉर एग्जांपल, अगर रशिया यूएस के नेबरिंग कंट्रीज में जाके अपने मिलिट्री बेस में आता है तो यूएस कभी भी ये नहीं करने देगा। सो रशियन चाहते हैं कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा ना बने और यूएस उसके नेबरिंग कंट्रीज में अपने मिलिट्री वेपन्स हटा ले और न्यूक्लियर वेपन्स को डिसआर्म कर दे, लेकिन यूएस ने ऐसा करने से मना कर दिया और उसके नतीजे में ये जंग स्टार्ट हुई। द पर्पस ऑफ दिस वॉर वाज टू गिव द मैसेज टू द वर्ल्ड दैट वी कैन नॉट compromise on the safety of our people। अब एक साल बाद दोनों मुल्कों में काफी नुकसान हुआ है और दोनों मुल्क अपनी अपनी विक्ट्रीज क्लेम कर रहे हैं। रशिया अभी भी अपने स्टांस पर कायम है और वो ये क्लेम कर रहा है कि उन्होंने मिलिट्री कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय कर दी हैं यूक्रेन की, और उनके काफी इलाके जो बॉर्डर के करीब हैं उनको ऑक्यूपाई कर लिया हुआ है। दूसरी साइड पे यूक्रेन इस बात को विक्ट्री क्लेम कर रहा है कि उन्होंने रशियन इन्वेजन को होल्ड ऑन किया और विदाउट मच वेपन एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री दे आर स्टिल नॉट गिविंग अप। सो द वॉर is in a deadlock and still going on। अभी तक कोई नेगोशिएशन, डिप्लोमेटिक रिलेशन नजर नहीं आ रहे जो इस कॉन्फ्लिक्ट को कम करें, बल्कि इसके ना होने की वजह से ये मजीद एस्केलेट करेगा। इनको काउंटर करने के लिए बाइडेन और चाइनीज प्रेसिडेंट का सऊदी अरब का विजिट भी हुआ, बट सऊदीज ने प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं की, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड फ्यूल प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ। ये इन्फ्लेशन यूएस, यूके, कनाडा में भी इफ नॉट एवर हाईएस्ट एटलीस्ट हाईएस्ट इन द लास्ट 20 ईयर्स। ये वही बात हुई जब हाथी आपस में लड़ते हैं तो ज्यादा नुकसान घास का होता है। जब ये वॉर स्टार्ट हुई थी तो यूएस और वेस्ट ने डिफरेंट कंट्रीज पर काफी दबाव डाला कि वो इस वॉर को कंडेम करें, और जिन मुल्कों ने नहीं किया था उनको भी यूएस ने डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, जिनमें से एक पाकिस्तान और इंडिया था। एज फार एज इंडिया वाज कंसर्न, उन पे यूएस इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो सका ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड डिप्लोमेटिक रिलेशंस। व्हाइल ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान को यूएस डिस्टेबलाइज करने में कामयाब हो गया। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल लोगों के थ्रू मिस्टर खान की गवर्नमेंट को निकाल बाहर किया। याद रहे कि मिस्टर खान रशिया को क्रिटिसाइज करने से इनकार कर चुके थे और उन्होंने अपने मुल्क के मुफाद को सामने रखते हुए उन दिनों रशियन के साथ लो कॉस्ट फ्यूल एग्रीमेंट की बात की, जिस पर काफी डेवलपमेंट हो गई थी, लेकिन ड्यू टू द पावर चेंज हमें ये ऑयल ऑलमोस्ट 30% महंगा खरीदना पड़ा, जिसकी वजह से इकोनॉमी इतनी बुरी तरह इफेक्ट हुई कि वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू डिफॉल्ट। जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने उसी रशियन से सस्ते दामों ऑयल खरीदा और उन्हीं दिनों वो यूके की इकोनॉमी को बीट कर नंबर 5 बिगेस्ट इकोनॉमी बन गए। अब देखें, यूएस की एक हद दर्मी की वजह से पूरी दुनिया की इस तरह सफर हुई है और इस टाइम पे भी मसले को रिजॉल्व
करने के लिए सारी इंटरनेशनल पावर स्ट्रेटी गेम खेल रही हैं। 24 फरवरी को यूनाइटेड नेशन में इस बात पे एक रेजोल्यूशन आई है कि रशियन ने 1 साल में जो किया है वो उसको अनडू करे। इस स्ट्रेटी गेम में एक न्यू डेवलपमेंट अब ये हुई है कि पुतिन ने न्यू स्टार्ट ट्रीटी से भी विड्रॉ कर लिया है। अब क्योंकि रशिया ने बैक ऑफ कर लिया हुआ है तो इससे वर्ल्ड वाइड एक न्यू आर्म रेस स्टार्ट हो सकती है, जिससे वर्ल्ड वाइड एनार्की फैलेगी और आने वाले साल पिछले साल से भी बेहतरीन हो सकते हैं। और अगर इस सब को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें तो हम ऑलरेडी इस सब में काफ़ी हैवी कीमत अदा कर चुके हैं और ऑलरेडी अबाउट टू डिफॉल्ट हैं। सो आई विश के फर्दर एडवर्स इफेक्ट ना हो पाकिस्तान पे और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आए और वर्ल्ड लीडर इस रशियन यूक्रेन इशू को टेबल पर बैठ के सॉल्व करें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।